फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लास्ट 2 क्लासेस को रिवाइज करें तो लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ दोनों होते हैं। फिर हमने देखा एग्रीमेंट का डेफिनेशन, तो हमें पता चला कि एग्रीमेंट में प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन होता है। फिर हमने जब प्रॉमिस का डेफिनेशन देखा तो हमें पता चला कि प्रॉमिस में ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल लिया था टॉम एंड जेरी का। हमने आप सबसे कहा था कि टॉमी एक लड़का है जो प्रपोज करना चाहता है जेरी को, एंड हमने ये भी कहा था कि देयर आर 2 लाइन ऑफ एक्शंस फॉर जेरी। अगर हम लाइन ऑफ एक्शन 1 का बात करें तो जेरी कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर, और द मोमेंट जेरी एक्सेप्ट करेगी उस ऑफर को, हम बोलेंगे टॉमी एंड जेरी के बीच में प्रॉमिस बन गया है, जिसमें टॉमी को हम प्रॉमिसर बोल रहे थे एंड जेरी को हमने कहा था प्रॉमिसी। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि जेरी उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। अगर जेरी उस ऑफर को रिजेक्ट करती है तो हमने कहा था कि वहां पर कोई भी प्रॉमिस नहीं बनेगा, एंड टॉमी को हम आज भी ऑफरर बोलेंगे एंड जेरी को हम आज भी ऑफरी बोलेंगे। यहां तक हमने कहा था। फ्रेंड्स, जब मैं ये स्टोरी समझा रहा था, मैंने आप सबसे एक बात कही थी। मैंने ये कहा था कि जेरी का भी मन में ये है कि टॉमी उसे प्रपोज करे, अगर लाइन ऑफ एक्शन 1 है तो। इन केस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन 1, मैंने कहा था कि जेरी ऑल्सो वॉन्ट्स कि टॉमी एंड जेरी रिलेशनशिप में आ जाए। इट मीन्स टॉमी एंड जेरी दोनों सेम चीज चाहते हैं, बट प्रपोजल किसके तरफ से आया? टॉमी की तरफ से। एक्सेप्टेंस किसके तरफ से हुआ? जेरी की तरफ से। सो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ये दोनों ही एक ही चीज पे आया है। टॉमी भी वो चीज चाहता था एंड जेरी भी वो चीज चाहती थी। अगर मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं और मैं ये कहूं आप सबसे कि जेरी ने टॉमी से ये कहा, टॉमी, मेरे मन में फीलिंग्स है बट तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे मन में फीलिंग्स है बट तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे मन में फीलिंग्स तुम्हारे फ्रेंड जैक के लिए। मेरे मन में फीलिंग्स तुम्हारे फ्रेंड जैक के लिए। इट मीन्स लव ट्रायंगल। टॉमी जेरी को चाहता है, लेकिन जेरी प्यार तो करती है बट वो टॉमी से नहीं, जैक से करती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो उस केस में टॉमी की तरफ से ऑफर तो आया बट जेरी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया उस चीज पे जिस चीज में टॉमी को एक्सेप्टेंस चाहिए था। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए आप सबसे कहा ये बोल रहा हूं बिकॉज आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंसेंसस आइडियम। दिस इज अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोथ द पार्टीज promiser and promisee agrees on the same thing, यानी कि दोनों पार्टी उसी चीज में एग्री करेंगे जिस चीज के लिए ऑफर दिया गया है। अनलाइक आज का एग्जाम्पल जो मैंने आपसे कहा कि टॉमी अपने लिए प्रपोजल दिया, जेरी बोल रही है कि हम उस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट भी करेंगे तो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे फ्रेंड जैक के लिए, बट जैक की तरफ से तो कोई ऑफर आया ही नहीं। क्लियर है? सो अगर पार्टीज हैं और एक्सेप्टेंस हुआ है तो वो एक ही चीज में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? एक बार हम लोग इसे रीड करते हैं कि क्या है कंसेंसस आइडियम। आइए, द एसेंस ऑफ एन एग्रीमेंट is meeting of minds of the parties in full and final agreement. Meeting of minds. There must be in fact consensus idea. This means, ध्यान दीजिएगा, this means
that the parties to the agreement must have agreed about the subject matter of the agreement in the same sense and at the same time. Unless there is a consensus idiom, there cannot be any contract. ध्यान दीजिएगा my dear friends, मैंने आप सबसे कहा था कि 5 एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट में. अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सिबिलिटी, और मैंने कहा था कि 5th एलिमेंट मैं आप सबसे बाद में डिस्कस करूंगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, 5th एलिमेंट है कंसेंसस इडियम. और 5th एलिमेंट हमसे क्या कहता है? 5th एलिमेंट हमसे ये कहता है कि अगर पार्टीज टू अ एग्रीमेंट है, अगर दोनों पार्टीज एग्री किए हैं, तो वो दोनों पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर में अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. सेम सब्जेक्ट मैटर में अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हैं. इट मीन्स अगर हम जेरी का बात करें तो जेरी का ये जो लाइन ऑफ एक्शन 1 था, एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस टॉमी के ऑफर का होना चाहिए. ठीक है, टॉमी का ऑफर का होना चाहिए. वो ये नहीं बोल सकती है कि मैं प्यार तो करती हूं लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हारे फ्रेंड से ना. अगर ऐसा वो बोल रही है तो वहां कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा, वहां कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, एंड हेंस फोर्थ वहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो जेरी एंड टॉमी को दोनों को सेम चीज के लिए एक्सेप्टेंस लाना है. क्लियर है? ये है हमारा कंसेंसस इडियम. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूं. माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीमेंट बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे जैसे हमारा क्लासेस आगे बढ़ेगा मैं आपको बताते चलूंगा कि एग्रीमेंट कैसे कैसे एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. बट ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि हम उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं जिस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है. जिस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो, हम उसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं हो, इट मींस अगर हम उसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ही नहीं कर सके, उसमें कोई लीगल बाउंडेशन ही ना हो, तो उस केस में हम उसे सिर्फ एग्रीमेंट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे. ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स. सपोज कीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी, एंड आज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनवाइट किया. आज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनवाइट किया. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला, यार तुम मुझे बहुत बार से खिला रहे हो, मैंने तुम्हें कभी खिलाया नहीं, तो एक काम करो, आज शाम को तुम मेरे यहाँ डिनर में आ जाओ. आज शाम को तुम मेरे यहाँ डिनर में आ जाओ. मिस्टर बी को ये लगा कि यार ये मिस्टर ए एकदम सही कर रहा है, मैंने इसे इतना खिलाया, पिछले 1 महीना से ये मेरे पैसे का खा रहा है, आज मैं इसके घर में जाऊंगा और मैं आज इसके घर में जाके दबा के खाऊंगा. क्लियर है? सो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इनवाइट किया एंड मिस्टर बी ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया. क्लियर है? माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक एग्रीमेंट तो हुआ कि आज शाम को अपन मिलेंगे मिस्टर ए के यहां और अपने डिनर पार्टी करेंगे. बट ये एक टाइप का सोशल एग्रीमेंट है. अगर शाम को मिस्टर बी ये बोलता है मिस्टर ए को कि भाई आज रहने दे, आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है ना, आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, आज तू रहने दे, मैं कल आऊंगा तेरे यहाँ. सो मिस्टर ए मिस्टर बी को डांट सकता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है, बट कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है. कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं है. कोर्ट ऑफ लॉ में मिस्टर ए जाके मिस्टर बी के अगेंस्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि मिस्टर बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, फिर बाद में वो क्यों नहीं आया, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में सोशल एग्रीमेंट का कोई भी एनफोर्सिबिलिटी पावर नहीं होता है. माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए अगर सपोज कीजिए हमारे एग्जाम्पल में, हमारे स्टोरी में भी टॉमी एंड जेरी दोनों प्रपोज करते हैं एक दूसरे को एंड एक्सेप्टेंस भी होता है जेरी की तरफ से, लेकिन बाद में जो हम बोलते हैं ना ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप हो गया, सो वो ब्रेकअप अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते. उसके अगेंस्ट में आप केस फाइल नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए टॉमी को बाद में कोई और लड़की पसंद आ जाती है,
एंड वो जेरी के साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, तो जेरी टॉमी के ऊपर कोई केस नहीं दर्ज कर सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, मैं आज आपको ये बात बोल रहा हूं कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के बीच में एक सोशल एग्रीमेंट होता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं बोल सकते, हम उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। बट लेटर ऑन, बहुत बाद में, एक ऐसा भी क्लास में कराऊंगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, जहां मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है, अगर किसी ने किसी को प्रॉमिस किया, शादी का प्रॉमिस किया है, तो उस केस में हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, वो मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आप अभी ये समझ लीजिए कि किसी भी टाइप का सोशल एग्रीमेंट अगर है तो वो एनफोर्सिबिलिटी के दायरे से बाहर है। किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेना, प्रपोज करके रिलेशनशिप में आ जाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसे हम कहते हैं, या कुछ भी, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि मैं वह यूट्यूब में फ्री लेक्चर दूंगा, ठीक है, एंड आप सब ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया, एंड मैं बोल रहा हूं कि मैं सैटरडे को इवनिंग 9 PM से अपने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, बट फॉर एनी रीजंस मैं सैटरडे को 9 PM नहीं अवेलेबल रह पाया। सो उस केस में हमारे बीच में बस एक सोशल एग्रीमेंट हुआ है, आप किसी भी तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते उस चीज को, क्लियर है। बट अगर इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं मैं, अगर देयर इज अ फी स्ट्रक्चर एंड आप लोग कुछ फी मुझे पे कर रहे हो, इन दैट केस दैट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑन मी कि मैं सैटरडे को 9 PM में प्रेजेंट रहूं और आप सबके साथ क्लासेस कराऊं, बिकॉज मैंने आप सबके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया कि भाई 9 PM सैटरडे को मैं रहूंगा प्रेजेंट, एंड अगर नहीं रहता हूं तो उसका जो कंसिक्वेंसेस होता है, जो लीगल कंसिक्वेंसेस होता है, उसे मुझे एक्सेप्ट करना होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम ये टॉपिक को देखते हैं। आइए, एग्रीमेंट इज अ वाइड टर्म, ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एग्रीमेंट इज अ वाइड टर्म एंड एग्रीमेंट में बी सोशल एग्रीमेंट और अ लीगल एग्रीमेंट। अगर मैं बात करूं सोशल एग्रीमेंट का, नो एनफोर्सिबिलिटी। अगर मैं बात करूं लीगल एग्रीमेंट का, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है और इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है। इफ ए इनवाइट्स, दोस्तों मैंने आप सबसे एग्जांपल डिस्कस किया था, वही एग्जांपल है। इफ ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर एंड बी एक्सेप्ट्स द इनविटेशन, इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। अ सोशल एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू contractual obligation, does not give rise to contractual obligation, and it is not enforceable in the court of law. It is only those agreements which are enforceable in the court of law are contracts. Clear है। So legal agreement को हम contract बोलेंगे, social agreement को हम सिर्फ और सिर्फ agreement बोलेंगे, ठीक है। अब एक बार हम ऑब्लिगेशन में आते हैं, एक बार हम ऑब्लिगेशन को भी रीड करते हैं। एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जैसे मैंने आप सबसे एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि अगर मैं और आपके, मेरे और आप लोग के बीच में एक अगर कॉन्ट्रैक्ट हो एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर सपोज कीजिए 6 मंथ्स में मुझे फाउंडेशन लॉ के सिलेबस कंप्लीट करने हैं, जिसके अगेंस्ट में मैंने आप सबसे एक फ़ी चार्ज किया, तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मेरा ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं उस कोर्स को कंप्लीट करूं। आप लोग के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन ये रहेगा कि आप सब मेरा जो फ़ी है वो पे करें। वी बोथ आर इन अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड ये जो एग्रीमेंट है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम दोनों में से कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करता है तो सेकेंड पार्टी को कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का पूरा राइट है। सपोज कीजिए मैंने पैसे लेकर आप सबका कोर्स कंप्लीट नहीं किया टाइमली, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कर सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट को। और अगर मैंने अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया है और आप सब ने मुझे फी नहीं पे किया, तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकता हूं। क्लियर है। द टर्म ऑब्लिगेशन इज डिफाइंड एज अ लीगल टर्म विच इंपोजेस अपॉन अ डेफिनेट पर्सन और पर्सन्स द नेसेसिटी ऑफ डूइंग, ध्यान दीजिएगा, द नेसेसिटी ऑफ डूइंग
और एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग अ डेफिनेट एक्ट और एक्ट्स, जो ऑफर का डेफिनेशन से कॉपी हुआ है। इट मे रिलेट टू सोशल और लीगल मैटर्स। ये जो सोशल और लीगल मैटर्स है, अब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। सोशल एग्रीमेंट अगर है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लीगल एग्रीमेंट अगर है तो एनफोर्सेबल बाय लॉ। An agreement which give rise to social obligation is not a contract. It must give rise to a legal obligation in order to become a contract. क्लियर है? सो मेरा आज का टॉपिक में मैंने 3 चीज आप लोग को कवर किया। कंसेंसस आइडियम, ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट इज अ वाइड। कंसेंसस आइडियम में क्या है कि भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों सेम चीज में हो। ऑब्लिगेशन क्या है कि भाई 2 टाइप का ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन। अगर सोशल ऑब्लिगेशन है तो वहां पर किसी भी टाइप का कोई भी प्रेशर नहीं है एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं बताऊंगा कि ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है विच आर एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रेंड्स, with this I am going to end this lecture. Thank you so much for watching my channel. Thank you.